हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग अल्कोहल्स को डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या थी। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम फिनोल को डिफरेंट मेथड से किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे फिनोल और अल्कोहल्स की एसिडिटी कि इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है और क्यों एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे फिनोल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने हैं कि मैं फिनोल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने अराइल हैलाइड्स की, जब मैंने क्लोरोबेंजीन की केमिकल रिएक्शंस कराई थी, तो वहां पे मैंने देखा था कि क्लोरोबेंजीन के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती। पॉसिबल तो होती है, लेकिन उन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए मुझे बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ता है और हाई प्रेशर देना पड़ता है। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन में NaOH ऐड करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 600 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर, तो वहां पे फिनोल्स की प्रिपरेशन हो जाती है। तो मतलब कि देखो, क्लोरोबेंजीन से मैं फिनोल की प्रिपरेशन करा सकती हूँ और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं रिंग पे, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उतना ही ज्यादा रिएक्शन का रेट होता है। ये सभी रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी अल्काइल अराइल हैलाइड्स में कवर अप कर चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मेथड जो है यहाँ पे मेरे पास फिनोल का, वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जो कि मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो जब मैं क्लोरोबेंजीन में ऐड करूंगी क्या, NaOH, क्लोरोबेंजीन में ऐड करूंगी NaOH एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 623 केल्विन एंड अ प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, ये जो मेरा OH माइनस है ये इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और मेरे पास यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस तरीके से रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म क्या होगा, जो हमारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, सबसे पहले मेरा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल आके इस रिंग पे अटैक करेगा, उसके बाद मेरा जो Cl माइनस है वो लीव कर जाएगा। तो इस रिएक्शंस को हम लोग एडिशन देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड कराते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि अगर मुझे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस नहीं चाहिए तो मैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के रिएक्शन के रेट को बढ़ाऊंगी। तो ये मेरा पहला मेथड था कि हम लोग क्लोरोबेंजीन से किस तरीके से फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट, या फिर अगर मुझे एनिलीन से फिनोल प्रिपेयर कराना है तो मैं कैसे प्रिपेयर कराऊंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने सैंडमेयर रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग एनिलीन में क्या ऐड कर देते हैं, NaNO2 प्लस HCl, हम ऐड कर देते हैं NaNO2 प्लस HCl एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, वहां पे हमारे पास रिंग पे N2 प्लस और Cl माइनस लग जाता है। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बहुत डिटेल में सैंडमेयर रिएक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब ये जो मेरा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट होता है, अगर मैं ही थोड़ा सा भी यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देती, मैं ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना लेती, तो यहाँ से इसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और मेरा बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनता ही नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो जब मैं एनिलीन के केस में NaNO2, HCl, या फिर इसको हम लोग HNO2 भी बोलते हैं, नाइट्रस एसिड, तो जब मैं इसमें NaNO2, HCl ऐड करती हूँ तो मेरे पास बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था सैंडमेयर रिएक्शन में कि जब हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में CuCl डाल देंगे तो Cl लग जाएगा, CuBr डाल देंगे तो Br लग जाएगा, HbF4 डाल देंगे तो फ्लोरीन लग जाएगा और Ki डाल देंगे तो आयोडीन लग जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है फिनोल में। तो अगर मैं इसके केस में इसके अंदर वाटर डाल दूं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में, तो मेरे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है, फिनोल बन जाता है। यानी कि इस बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में मैं डिफरेंट रिएजेंट्स डाल दूं तो मुझे डिफरेंट डेरिवेटिव्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि मैं रिएजेंट क्या डाल रही हूँ। अगर CuCl डाल रही थी
तो वहां पे मेरे पास Cl लग रहा था, CuBr डाल रही तो Br लग रहा था, Ki डाल रही थी तो आयोडीन लग रहा था। अब यहाँ पे मैंने वाटर डाला है तो मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH माइनस। वो क्या करेगा, इस डायजोनियम इस N2 प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देगा और मेरे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कैसे बनेगा, ये ऑलरेडी मैं आपको सैंडमेयर रिएक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो डायजोनियम सॉल्ट के थ्रू या फिर एनिलीन के थ्रू भी हम लोग फिनोल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ एनिलीन ना होता, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन होता, इस NH2 की जगह NO2 लगा होता, तो हम क्या करते, NO2 की रिडक्शन करते विद 10 प्लस HCl, वो भी मैंने वहां पे बताया था, और एनिलीन में कन्वर्ट करते, और फिर एनिलीन को हम लोग फिनोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनिलीन को हम लोग फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस मेथड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर मुझे, थर्ड मेथड है कि अगर मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना हो, तो अगर मुझे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनोल्स की प्रिपरेशन करनी हो तो मैं कैसे करती हूँ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो देखो जब हम बेंजीन पे नाइट्रेशन करेंगे NO2 लग जाएगा, उस NO2 की रिडक्शन करेंगे एनिलीन बन जाएगा, और एनिलीन से हम फिनोल कैसे बनाएंगे हम लोगों ने देख लिया। ऐसे ही जब हम लोग बेंजीन की सल्फोनेशन करेंगे, जब हम बेंजीन की सल्फोनेशन करेंगे विद ओलियम, ओलियम क्या होता है, H2S2O7, आप सभी लोगों ने इनऑर्गेनिक में जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनके केस में ये पढ़ा होगा। ये किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है H2SO4 प्लस SO3। यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, SO3। तो बेंजीन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, और मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे बेंजीन पे SO3H ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन पे SO3H ग्रुप लग जाएगा। अब इस SO3H ग्रुप के अंदर ये जो मेरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अगर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्या, NaOH इन एसिडिक मीडियम, तो मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है, मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि OH माइनस क्या करेगा, इस SO3H ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पे मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बेंजीन को पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, देन अगर मैं उसमें NaOH ऐड कर दूं तो जो मेरा OH माइनस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है, इस SO3H ग्रुप को रिप्लेस करके मेरे पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है, फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास मैंने देखा कि किस तरीके से हम लोग बेंजीन से फिनोल की फॉर्मेशन करते हैं। पहले बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग फिनोल में प्रिपेयर कर लेते हैं, फिनोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो मेरे पास एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस मेथड है फिनोल की प्रिपरेशन के लिए है, वो है फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का क्या मतलब है, देखो बेंजीन के ऊपर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी। अगर मैं बेंजीन के केस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये बन जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास बेंजीन गिवन है, इस बेंजीन में मैं ऐड कर रही हूँ क्या, CH3Cl और इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटायन क्या बनेगा, यहाँ पे ये इस तरीके का कार्बोकैटायन बन जाएगा CCC, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड ही इस कार्बोकैटायन की जनरेशन करेगा, आप सभी को पता है, मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस एक्सप्लेन करी है। उसके बाद ये कार्बोकैटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, और मेरे पास इस तरीके से मेरे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन के थ्रू मैं अब फिनोल की फॉर्मेशन कर सकती हूँ। कैसे होगा, देखो इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन में अगर मैं O2 ऐड करती हूँ, अगर मैं O2 ऐड करती हूँ तो कुछ इस तरीके का मेरे पास सबस्ट्रेट बनता है। O2 जब मैं ऐड करती हूँ तो यहाँ ये जो मेरी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और इसको हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड।
ठीक है। अब अगर मैं इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में H प्लस ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास फिनोल बन जाता है और साथ में ये CH3COCH3 यानी कि कीटोन जो है वो अलग निकल जाता है। मेरे पास क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है और CH3COCH3 यानी कि कीटोन अलग निकल जाता है, ठीक है। तो देखो क्यूमीन, पहले हमने क्या किया, पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा कैसे, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जेई में ऑल द इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ऐसी रिएक्शन बोर्ड्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हो सकता है कि वो आपको बेंजीन दे दे, बेंजीन की फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कराए और उसके बाद वो आपसे O2 ऐड कराए और उसके बाद वो आपसे H प्लस ऐड कराए, तो आपके पास पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, देन आपके पास फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी कि हम लोग क्यूमीन से किस तरीके से फिनोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 मेथड्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला क्लोरोबेंजीन, एनसीईआरटी में भी यही 4 मेथड्स गिवन है और आपको इन्हीं 4 मेथड्स के बारे में बस पता होना चाहिए कि फिनोल आप इनसे कैसे बना सकते हो, ठीक है। पहला फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट या फिर फ्रॉम एनिलीन, थर्ड है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फोर्थ है हमारे पास फ्रॉम क्यूमीन। तो ये चारों ही मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिनोल के हमने 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। अब हम लोग क्या करते हैं, फिनोल की और अल्कोहल्स की एसिडिटी को कंपेयर करते हैं, फिनोल्स की और अल्कोहल की एसिडिटी को कंपेयर करते हैं। अब जो हमारे फिनोल्स होते हैं उनकी एसिडिटी, जो फिनोल्स होते हैं उनकी एसिडिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, देखो कोई भी चीज कब एसिडिक होगी, जब वो H प्लस को जल्दी से जल्दी रिलीज कर देगी, जब वो H प्लस को जल्दी से जल्दी रिलीज कर देगी तो वो उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। या फिर हम लोग बोलते हैं कि H प्लस को रिलीज करने के बाद अगर हमारा जो बनने वाला एनायन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। इन 2 चीजों से हम लोग बोलते हैं, इन्हीं 2 रीजंस की वजह से मेरा फिनोल जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। फिनोल H प्लस को जल्दी रिलीज कर देता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्यों रिलीज करता है, देखो फिनोल के केस में मेरे पास रेजोनेंस की वजह से देखो ये अपने लोन पेयर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बीच में डोनेट करेगा, ठीक है। ये जो मेरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मेरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज फिर से डीलोकलाइज कर देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप सभी को बनाने आते हैं। तो जब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड फिर से नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज घूमता रहेगा, ठीक है। तो देखो रेजोनेंस की वजह से अब यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन पे क्या आया, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए ही नहीं, उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, क्योंकि इसके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो अब ये क्या चाहता है कि मैं इस OH बॉन्ड को, इस H प्लस को बाहर भगा दूं, ठीक है, ताकि मुझ पर से ये पॉजिटिव चार्ज हट जाए। मैं इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लूं ताकि मुझ पर से ये पॉजिटिव चार्ज हट जाए। तो इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन पे रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और H प्लस को जल्दी से भगा देता है। इसी वजह से ही मेरे जो फिनोल्स होते हैं वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्योंकि देखो अल्कोहल्स के केस में तो कोई ऐसा नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा, अल्कोहल्स के केस में तो ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं रहा ऑक्सीजन पे। सिंपली बस हमारे अल्कोहल्स होते हैं, लाइक हमारा CH3OH है, ठीक है, ये क्या करता है CH3O- बनाता है प्लस H प्लस है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, कोई ऐसा ड्राइविंग फोर्स नहीं है जो इस H प्लस को रिलीज होने दे। यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है यही एक ड्राइविंग फोर्स है जो H प्लस को जल्दी से रिलीज होने देता है। इसी वजह से ये पहला रीजन है कि जो मेरे फिनोल्स होते हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं। फिनोल जो होते हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन मैंने आपको बोला था कि जो H प्लस को लूज करने के बाद जो हमारा एनायन बन रहा है, जो कंजुगेट एनायन बन रहा
रहा है, अगर वो स्टेबल है तो मेरा जो फिनोल होगा, मतलब जो भी मेरी स्पीशीज होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी। तो देखो जब मैंने अल्कोहल से जब H+ लूज होगा, लाइक जब ROH से H+ लूज होगा तो क्या फॉर्म होगा RO- प्लस H+, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब फिनोल से मेरे पास H+ लूज होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा PHO- प्लस H+। अब देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन और इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, तो देखो एक हमारे पास एनायन है एल्कोक्साइड आयन और एक हमारे पास एनायन है फिनॉक्साइड आयन, यानी कि बेंजीन पे O-, ये एनायन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस एनायन की बात करूं तो देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से बहुत ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा। अब कोई नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज करता है, वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रिंग पे डिस्पर्स होकर स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि ये जो मेरा फिनॉक्साइड आयन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, तो मेरा H+ लूज करने के बाद जो मेरा कंजुगेट एनायन बना फिनोल के केस में वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल के केस में बात करूं तो अल्कोहल के केस में तो ऐसी कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, उल्टा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स यानी कि R ग्रुप्स लगे हुए हैं, R ग्रुप्स लगे हुए हैं। इस वजह से ही जो मेरे एल्कोक्साइड्स होते हैं वो स्टेबल, एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं होते, लेकिन हमारे फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होते हैं। और इसीलिए ही हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे फिनोल्स की जो एसिडिटी होती है वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती है। तो हमारे फिनोल्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में बहुत स्टेबल होते हैं। पहला रीजन इसीलिए क्योंकि हमारा अल्कोक्साइड स्टेबल होता है, दूसरा रीजन रेजोनेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और ये जो मेरे पास ऑक्सीजन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये H+ को जल्दी से रिलीज कर देता है और मेरे पास H+ को जल्दी से ये रिलीज कर देता है और इसी रीजन से जो मेरे फिनोल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अब देखो कोई भी स्पीशीज उसको H+ रिलीज करना है, ठीक है, उसको H+ रिलीज करना है, उसको OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींचेगा, लाइक मुझे अल्कोहल जाए फिनोल जाए इनको H+ रिलीज करना है, तो जितना जल्दी ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, लाइक ऑर्थो पैरा पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक NO2 मैंने लगाया, जब यहाँ पे मेरे पास रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से मेरे पास स्टेबल हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से। अब देखो जितना ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जब भी हम लोग फिनोल्स पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है। एक तो ये रीजन है कि वो क्या करते हैं, -m के थ्रू नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहे हैं। दूसरा देखो जितना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना वो H+ को कम अट्रैक्ट करके रखेगा, जितना नेगेटिव चार्ज मैं बढ़ाऊंगी उतना वो H+ को ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा, वो H+ को छोड़ेगा ही नहीं, और अगर H+ ही रिलीज नहीं होगी तो एसिडिटी तो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रही हूं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इसीलिए वो H+ को जल्दी रिलीज कर देगा और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रही हूं, सपोज मैंने यहाँ पे NO2 की जगह OMe लगा दिया, तो OMe लगाने की वजह से जो मेरे पास ये रेजोनेंस शो करेगा, और देखो जब ये रेजोनेंस शो करेगा इस तरीके से तो ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ गया। अब देखो ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हम यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी रही है, तो जितना ज्यादा मेरा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो H+ को उतना अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ, जितना वो H+ को अट्रैक्ट करके रखेगा, जितनी देर से उसको रिलीज करेगा उतनी एसिडिटी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर मुझे फिनोल्स की एसिडिटी कंपेयर करनी हो तो मैं कैसे कंपेयर करूंगी, मैं देखूंगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। कोई मुझसे पूछे कि बताओ यहाँ पे इन कंपाउंड्स में से एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एक मेरे पास सिंपल फिनोल लगा हुआ है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और एक बार इसकी पैरा पोजीशन पे OMe ग्रुप है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है,
ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पे कोई भी नहीं लगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो मेरे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि अगर मुझे 1, 2 और 3 में से एसिडिटी का ऑर्डर बताना हो तो क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है इस वजह से इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इस पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा लेकिन ये तो एसिडिटी को कम कर रहा है, इस पे तो कोई ग्रुप नहीं है, देन किसकी होगी एसिडिटी, सेकंड की होगी, देन मेरे पास होगी फर्स्ट की। अब एसिडिटी मतलब Ka वैल्यू, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो भी यही होगा। लेकिन अगर कोई मुझसे pKa पूछे, कोई मुझसे pKa पूछे जो किसके इक्वल होता है माइनस log Ka के, तो जितनी एसिडिटी ज्यादा उतनी Ka की वैल्यू ज्यादा, जितनी एसिडिटी कम उतनी pKa की वैल्यू ज्यादा। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी एसिडिटी होती है वो Ka के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेकिन वो pKa की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि एसिडिटी का ऑर्डर ये था तो Ka का ऑर्डर भी यही है, लेकिन pKa का ऑर्डर अगर मुझसे वो पूछे तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकंड का, देन थर्ड का। क्यों? क्योंकि pKa में जो मेरी फर्स्ट है उसकी एसिडिटी सबसे कम है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जनरली एसिडिटी बेसिसिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज मैंने आपको जीओसी में भी ऑलरेडी कवर अप कराई है कि किस तरीके से हम लोग इनकी एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। मेन बात ये थी कि फिनोल जो होते हैं हमारे अल्कोहल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनोल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वहां पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, वहां पे देखेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है कुछ, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।